Hello everyone, welcome back you all in my channel रामाकृष्ण मैथ जोन। टुडे मैं इनर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इनर प्रोडक्ट का लेक्चर पहले कर दीजिएगा, तो ठीक है, मतलब मैं टॉपिक वाइज कर रहा हूँ, एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। हाँ, कुछ लोगों को लग रहा है कि जो लीनियर अलजेब्रा का जो मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बहुत ही बेसिक लग रहा है, क्योंकि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ तो बेसिक लग रहा है। देखो, एडवांस होता क्या है, आपको बेसिक ही तो क्लियर करना है। मुझे नहीं लगता कि ये कॉन्सेप्ट के बाद आप कुछ क्वेश्चंस के अप्रोच करोगे तो मैक्सिमम 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चंस में दिक्कत आएगा, मैं तो PYQ सीरीज प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, उधर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ना, तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, सी इनर प्रोडक्ट बेस। यहाँ पे भी ना बुक में बहुत कुछ लिखा होगा, बट मैं ऐसे 8-10 कंसेप्ट ही बोलूंगा, उसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है ना। इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है ना। डेफिनेशन ये है कि V भी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। ये बस कुछ प्रॉपर्टीज को होल्ड होना पड़ता है, देन उसको हम लोग बोलते हैं इनर प्रोडक्ट, और इनर प्रोडक्ट का नोटेशन के बारे में पता करना होता है। ठीक है ना। V भी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, ओवर द फील्ड एफ। ठीक है, यहाँ पे देखो, एफ को हम आर भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख दिए। नाउ ए फंक्शन लिखने में कैसा है, मतलब ये जो डॉट डॉट का मीन्स कोई एलिमेंट है ना, ठीक है ना, भी का एलिमेंट है। ये कैसा डिफाइन होता है, भी क्रॉस भी से एफ तक डिफाइन होता है। ठीक है ना, ए फील्ड सेटिस्फाइंग सम कंडीशंस। कंडीशंस, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होने वाला है। एक तो आपका, मैं देखो, मैं इन जनरल एप को कॉम्प्लेक्स लेके ही कर रहा हूँ, रियल होगा तो उनका पर्टिकुलर केस हो जाएगा। समझ में आया क्या क्या होल्ड होना है। एक तो ये है u कोमा भी, ये क्या होना चाहिए, u कोमा भी। ठीक है ना, सॉरी, इसको ऐसे लिखो। हाँ, इन जनरल इनर प्रोडक्ट ऑफ u कोमा u ग्रेटर देन 0। ठीक है, फॉर ऑल u इन कहां पे है, v पे है, बट 0 को छोड़ के, समझ रहे हो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो होल्ड होना चाहिए। देखो, नॉन जीरो होगा, उनको उनके साथ ही इनर प्रोडक्ट करोगे तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस तब बोलोगे, भी को इनर प्रोडक्ट स्पेस बोलोगे ना, तो उनके अंदर जो इनर प्रोडक्ट है खुद के साथ 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट सेम ही है, इनर प्रोडक्ट 0 होगा इफ एंड ओनली u इक्वल टू 0। समझ में आया, जो u वेक्टर है उनको ही 0 होना पड़ेगा, तब जाके ये 0 होगा। ये इफ एंड ओनली कंडीशन है। थर्ड, चार प्रॉपर्टी होल्ड होना होता। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, u कोमा भी इनर प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा, v कोमा u हो जाएगा। आप बोलोगे कि ये बार का मीनिंग क्या है, हम लोग कॉम्प्लेक्स लेके चल रहे हैं ना, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स लेके चल रहा है इसीलिए बार यूज कर रहा हूं। ठीक है ना, आई बार क्या हो, आयोटा, आयोटा बार क्या होता है, माइनस आयोटा हो जाता है ना। ये किसके लिए है, फॉर ऑल यू भी इन भी। ठीक है, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो ऐसा है कि अल्फा यू प्लस भी कोमा डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा ना, अल्फा से यू कोमा डब्ल्यू प्लस भी कोमा डब्ल्यू। एंड ऐसा हुआ तो देखो, यू
अल्फा भी प्लस डब्लू, ऐसा होगा तो देन क्या होगा, अल्फा बार होके बाहर आएगा। देखो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है कि डेफिनेशन से कभी बोलेगे नहीं इसका डेफिनेशन क्या है, चारों प्रॉपर्टीज याद रखो, ऐसा नहीं है। कॉमन सेंस क्या बोलते हैं, एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है भाई, u बोला गया है कहां से ले रहा है, v माइनस जीरो से। अभी ये बताओ देन u क्या है, कुछ भी है। देखो v का एलिमेंट है, कैसा होगा, मैं ऐसा ले रहा हूं, ले सकता हूं ना, v कुछ भी एक डायमेंशन का है, उनका एक एलिमेंट है। जीरो को छोड़ के मीन्स एक एलिमेंट को तो नॉन जीरो ले लिया हूं, ठीक है। अभी ये बताओ ये इनर, अच्छा पहले ये डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। क्या है ना, सपोज हमारे पास x इक्वल टू ऐसा है, x1 x2 डॉट डॉट करके xn है, एंड y क्या है, y1 y2 डॉट डॉट करके yn है, ठीक है। इनर प्रोडक्ट का नोटेशन क्या है, x कोमा y, ऐसा, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली सॉरी कैपिटल में लिख रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कंपोनेंट वाइज एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट होता है, ऐड होते जाता है ना। ये क्या है, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस xn y, ये सब Rn का एलिमेंट है ना, Rn का एलिमेंट है ना। तो Rn के लिए स्टैंडर्ड जो इनर प्रोडक्ट होता है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, लिख दिया है, ठीक है ना। Rn के लिए स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट जस्ट डॉट प्रोडक्ट हो जाते हैं। आप ऐसे बोलोगे, ठीक है ना। नाउ अब ये बताओ कि आपके लिए जो u मैं चूज किया हूं, चूज, ठीक है ना, समझ रहे हो, ये तो v से जीरो को हटा के तो कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो है। अभी ये बताओ u कोमा u करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 इंटू वन प्लस 0 इंटू जीरो प्लस ऐसे ऐसे करते सब जाएगा 0 इंटू जीरो, भाई फर्स्ट एलिमेंट तो 1 है ना, ये तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है ना। अब बताओ u को कुछ भी एक ले लीजिएगा, 0 -1 0 0 0 कुछ भी, ठीक है ना। फिर भी u डॉट u कोमा u का इनर प्रोडक्ट लोगे, फर्स्ट एलिमेंट तो जीरो है, सेकेंड एलिमेंट क्या है, -1 इंटू -1 प्लस डॉट डॉट करके जीरो इक्वल टू 1 ग्रेटर देन जीरो। मतलब u का कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो है, उनको उनके साथ ही मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस होगा, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा ना। तो इसीलिए बोलते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ u कोमा u ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। जो दूसरा पॉइंट है, सॉरी अभी जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, u कोमा u इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली u इक्वल टू जीरो। इसको कैसे प्रूव करोगे भाई, लेट u कुछ भी, ठीक है, a1 a2 डॉट डॉट करके an, ऐसा ही दिखने में। नाउ u कोमा u का इनर प्रोडक्ट लो, क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर हो जाएगा an स्क्वायर। नाउ सपोज दिस इज जीरो, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल नंबर्स का, मतलब कुछ रियल नंबर्स का स्क्वायर का सम इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इंडिविजुअली ऑल आर जीरो, ऑल आर जीरो। समझ में आया, इसका मतलब क्या भाई, u इक्वल टू जीरो कोमा जीरो कोमा जीरो इक्वल टू जीरो वेक्टर, यही तो है। ये जीरो मीन्स स्केलर जीरो नहीं है, वो तो वेक्टर है ना, वेक्टर स्पेस का ही एलिमेंट है, वेक्टर है ना। समझ में आया। नाउ इसका कॉन्वर्स लिखने में क्या प्रॉब्लम है भाई, ये तो इफ एंड ऑनली हो गया ना, तो डन, इसको ऐसे चेक कर लो भाई। तो इन दिस वे आप थर्ड रिजल्ट को चेक करोगे, फोर्थ रिजल्ट को भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका इनर प्रोडक्ट का डेफिनेशन, ठीक है। v को ओवर द फील्ड एफ इनर प्रोडक्ट स्पेस बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ओवर एफ को
इनर प्रोडक्ट स्पेस बोलते हैं कब, वो ऊपर वाला चारों कंडीशंस होल्ड हो जाएगा तब, ठीक है। नाउ नॉर्म क्या होता है, नॉर्म को मैं डिफाइन कर दे रहा हूं। नॉर्म क्या है भाई, देखो हम लोग जैसे u कोमा u का इनर प्रोडक्ट लिए थे ना, इसका मतलब u नॉर्म स्क्वायर, समझ में आया। यहाँ पे क्या है भाई, u कहां से आ रहा है, वेक्टर फील्ड से आ रहा है, वेक्टर मतलब वेक्टर स्पेस से आ रहा है, ओवर द फील्ड है, समझ में आया। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते, दिस इज इक्वल टू u कोमा u, मतलब कोई एक वेक्टर का खुद के साथ, वेक्टर स्पेस का जो एलिमेंट है उनको खुद के साथ इनर प्रोडक्ट लेके उनका स्क्वायर रूट ले लोगे तो उनको नॉर्म बोलते हैं, यही है नॉर्म। नॉर्म का नोटेशन क्या है, इसको बोलते हैं नोटेशन ऑफ नॉर्म। बोलोगे ये डॉट क्यों दे रहा है, डॉट मीन्स ये डॉट क्या है, इट इज एलिमेंट ऑफ भी, भाई भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, उनका नॉर्म ले रहा है, ठीक है ना, वो नोटेशन है, समझ रहे हो। तो इसीलिए इनर प्रोडक्ट में भी ऐसे डिनोट किया हूं, बहुत सारे बुक में डिफरेंट वे में डिनोट करेंगे। ये जो डॉट है ये सब भी का एलिमेंट है, क्यों इसको ऐसे डिफाइन किया गया था ना, समझ में आया। तो रिपीट क्यों कर रहा हूं कि दोनों कनेक्ट हो जाए, ठीक है। नाउ ये हो गया आपका नॉर्म। नॉर्म भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, नॉर्म भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं। देखो उनका भी फॉर्मल डेफिनेशन लिख देता हूं, लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ओवर एफ, भी क्या है, एफ के ऊपर एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, देन द नॉर्म ऑफ भी भाई देखो इनर प्रोडक्ट स्पेस का डेफिनेशन बोल दिया था, चारों प्रॉपर्टीज होल्ड होता है। यहाँ पे नॉर्म कैसे डिफाइन होता है उसको भी क्लियर कर दिया हूं। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, आपके लिए ये कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, कॉम्प्लिकेटेड करने का जरूरत है नहीं, इसीलिए फॉर्मल डेफिनेशन पे मैं ज्यादा जाता नहीं हूँ, मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड ही होने वाला है, मतलब लगेगा क्या ही है। देखो नॉर्म जो है वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ इनर प्रोडक्ट का डेफिनेशन एकदम फॉर्मल वे में याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से आप चारों प्रॉपर्टीज को देख सकते हो, ठीक है ना। ना नॉर्म कौन सा प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं फिर भी लिख लेते हैं, क्या है ना, यू नॉर्म ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड, ठीक है, इसको दूसरा ये क्या है, फॉर ऑल यू इन भी u norm equal to 0 if and only if u equal to 0, सेम वे में चेक करोगे फॉर मतलब कोई भी, ठीक है ना, इसको लिखने का जरूरत है नहीं, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि के यू नॉर्म इक्वल टू के का मॉड, भाई के नेगेटिव भी हो सकते हैं, उनका मॉड ले लेंगे क्योंकि भाई नॉर्म वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है ना। अब यहां से कनेक्ट कर सकते हो, फॉर ऑल यू इन भी एंड फॉर ऑल के इन फील्ड एफ, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है ना, यहां पे जाके थोड़ा बहुत चेंज है, इसको ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी होल्ड होना होता है और उनको डिस्ट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू दो ऑपरेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन और इनर मीन्स जो ऑपरेशन एडिशन, ठीक है ना, वो था। यहाँ पे बस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों में से दो ही अंतर है, बाकी ये जो चारों तीनों प्रॉपर्टीज है ऑलमोस्ट सेम ही है, उनके लिए सिमेट्री प्रॉपर्टी था, मतलब ये दो प्रॉपर्टी तो दोनों के लिए सेम है, समझ में आया, फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी दोनों के लिए अलग अलग है। ये क्या है, फॉर ऑल यू इन भी, समझ में आया, ये नॉर्म को सेटिस्फाई होना होता है, ठीक है, वो इनर प्रोडक्ट था, ये नॉर्म था, ठीक है। नाउ जो मेन चीजें हैं उनके बारे में हम लोग चले जाते हैं, उनके बारे में अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। देखो तो अभी
ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और वही है मेन, मतलब उनके बारे में ही हमें डिस्कस करना है। ये है मेन, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होता है एंड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है एंड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। भाई फर्स्टली डेफिनेशन देख लो इनके लिए, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होता है उनका डेफिनेशन क्या है भाई। टू वेक्टर्स मान लेते हैं u एंड v इन Rn आर ऑर्थोगोनल इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u v इक्वल टू 0। अभी बताओ भाई, Rn का एलिमेंट है u डॉट v 0 होता है तो हम लोग वेक्टर में बोलते हैं ना u ऑर्थोगोनल टू v, ये तो नोटेशन है भाई। हम लोग बोले हैं इनर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ही होते हैं बेसिकली Rn के लिए। तो भाई ये डेफिनेशन बोल रहा है, कुछ है नया, कुछ है नहीं है ना, दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। इनर प्रोडक्ट यहाँ पे बेसिकली डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर। ना ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या है, देखो भाई सी let V be a vector space over the field F and W be a सबस्पेस ऑफ V। हम लोग नहीं बोलेंगे सबस्पेस क्या है वेक्टर स्पेस क्या है, वो बहुत पहले हो चुके हैं इन डिटेल, ठीक है, उनके बीच में बहुत कुछ था, उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, बहुत कुछ मिलेगा भाई। अब तो एक बार बिलीव कर सकते हैं ना कि प्लेलिस्ट को आप देखिएगा एक बार, मतलब अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा, मतलब फ्री तो है, आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। डब्ल्यू बी ए सबस्पेस, ये कैपिटल डब्ल्यू ही ले रहा हूं, ठीक है ना, डब्ल्यू बी ए सबस्पेस ऑफ भी, then W norm is called orthogonal complement of W। समझ में आया भाई, V एक वेक्टर स्पेस था फील्ड के ऊपर, W एक सबस्पेस है V का, W नॉर्म से हम जिनको डिनोट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। नाउ आप क्या बोलोगे, ये क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं पता है ना, देखो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u in V such that inner product of u comma v equal to 0 for all v in W। देखो मैं डेफिनेशन खुद से बना रहा हूं, मतलब खुद से मीन्स मेरा दिमाग में है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, ठीक है। ये तो हम लोग डिनोट कर रहा है, डिनोट करने से क्या होगा उसको डिफाइन तो कीजिएगा, डिनोट में सेट से डिफाइन कर रहा हूं, यहां पे, ठीक है। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या है भाई, डब्ल्यू भी V का सबस्पेस है, सॉरी, ठीक है, W सबस्पेस ऑफ V, W नॉर्म जो है वो भी सबस्पेस ऑफ V, ठीक है। ये बस याद मतलब रियलाइज करवाने के लिए, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या हो रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूं, V वेक्टर स्पेस है, W उनका सबस्पेस है, W नॉर्म को बोलते हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ये जो सर्किल करके रखा हूं ये उनका नोटेशन है। उसका मीनिंग क्या है भाई, V का उन वेक्टर्स को लेंगे, V का उन एलिमेंट्स को लेंगे जिनके साथ
W का ऑल एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट 0 होता है। समझ में आया? उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। लिया? ये जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता है ना रिजल्ट, ये क्या क्या होता है? ये W नॉर्म इक्वल टू क्या होता है? V होता है। अभी ये बताओ ये क्या है भाई? इनर प्रोडक्ट, सॉरी, अरे भाई क्या बोल दिया, डायरेक्ट सम और डायरेक्ट सम कुछ भी बोलते हो, राइट भाई? W ये जो प्लस करके सर्किल देते यही तो डायरेक्ट सम का नोटेशन है। अभी बताओ, देखो जो दिमाग में आ रहा है वही लिखा रहा हूं, कुछ कुछ छूट जाएगा तो बाद में बोलेंगे। अभी हमें बस मतलब लीनियर अलजेब्रा को कुछ कभी कभी डर लगता है, उसको नहीं डर लगे इसीलिए अप्रोच चल रहा है। सी W डायरेक्ट सम ऑफ W नॉर्म, ठीक है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू V। अभी बताओ इसका मतलब क्या है? जो डायरेक्ट सम होता है बाय डेफिनेशन क्या होगा? बाय डेफिनेशन क्या होगा? V इक्वल टू W1 प्लस W2। हम लोग लिख सकते हैं फॉर इफ V in V then V इक्वल टू W1 प्लस W2 लिख सकते हैं फॉर W1 in W and W2 in W norm we can uniquely determine। इसका मतलब क्या है? मैं सीधे बात बोलूं तो ये जो डायरेक्ट सम है बाय डेफिनेशन क्या होता है? V का कोई एक एलिमेंट को ले लोगे, उनको हम लोग W1 एंड W2 का सम फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पे W1 W का एलिमेंट है, W2 W ऑर्थ मीन्स ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, एंड वो यूनिक है, कोई दूसरा तरीका नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट है। दूसरा क्या है ना, W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। समझ में आया? डायरेक्ट सम वही बोलते हैं, और ये होगा ही। क्यों नहीं होगा भाई? आप बोलोगे प्रूव कर दीजिएगा, मैं नहीं प्रूव कर पाऊंगा, आपको मैं हिंट्स दे रहा हूं। हिंट्स देखो, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, W नॉर्म को डिफाइन कर दिया था। मैं यहाँ पे रिजल्ट बोल रहा हूं W एंड W नॉर्म का डायरेक्ट सम V होता है। अभी डायरेक्ट सम का डेफिनेशन क्या बोलता है? V का कोई एक एलिमेंट को उठाओगे, उनको दो एलिमेंट का सम वाइज लिख सकते हो, जिनका एक एलिमेंट W से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट W नॉर्म से आ रहा है, एंड क्या है? वो यूनिक है भाई। यूनिकली आप यू कैन चूज, ओके, दैट यूनिक होना चाहिए। यू कैन नहीं, यू मस्ट चूज इट यूनिकली, मीन्स आपको यूनिकली ही चूज करना है, ओके। एंड W1 इंटरसेक्शन W2 सिंगलटन 0 मीन्स उनका इंटरसेक्शन कुछ है नहीं, ठीक है ना। नाउ अभी बताओ हिंट्स क्या है? भाई हिंट्स क्या ही दोगे? W का डेफिनेशन क्या था? W था सबस्पेस ऑफ V। W नॉर्म क्या था भाई? क्या बोला था? सपोज U in V such that U, V equal to 0 for all V in W। बताओ ये W V का सबस्पेस था, V ओवर A फील्ड का, एंड W नॉर्म को डिफाइन कर दिया हूं। इसके बाद भाई W इंटरसेक्शन W नॉर्म में कुछ बच रहा है क्या? बताओ, W इंटरसेक्शन W नॉर्म में कुछ बच रहा है क्या? नहीं ना, क्लियरली दिख रहा है ना भाई, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, एकदम ऑर्थोगोनल है, मतलब ऑपोजिट में है। एक इधर से जा रहा है, वो बस एक बार क्रॉस करके जा रहा है, मतलब ऐसा लॉजिकली जियोमेट्रिकली सोचोगे तो ये कुछ है नहीं ना। आप चेक करो, सपोज एक सीन W1 इंटरसेक्शन W नॉर्म, भाई इन दोनों को मैं सपोज ये नॉन इसको नहीं मान रहा हूं, मतलब ये मान रहा हूं, देन कोई एक एलिमेंट तो है, देन इसका मतलब क्या है? x W1 में है, x W, सॉरी ये W ही था ना, W में है, और x कहां में है? W ऑर्थ में है। भाई x W में है, ठीक है, और ये
डब्लू नॉर्म में है, इसका मतलब क्या भाई, x कोमा x इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू 0 हमें पता है ना भाई, डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट खुद को खुद के साथ, और ये x क्या है, नॉन जीरो, भाई नॉन जीरो मान लोगे तो हो ही गया, खत्म, समझ में आया, जीरो मान लोगे तो बात ही खत्म हो गया था भाई। कनेक्ट करने की कोशिश करो, यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग कुछ है, इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, इसको फॉर्मल वे में प्रूफ लिखते जाओगे तो बोरिंग लग जाएगा, बट इंटरेस्ट देख रहे हो इसको, ये जो इक्वल टू जीरो है, ये इक्वल टू जीरो है, इनको प्रूव करने का तरीका क्या है, सपोज W इंटरसेक्शन W नॉर्म नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट है, तो देन बाय डेफिनेशन ये आ रहा है भाई, जीरो आ गया, x मस्ट बी इक्वल टू 0, बात खत्म हो गया। जो फर्स्ट पॉइंट था क्या था, यूनिकली लिख सकते हो, यूनिकनेस, प्लीज चेक योरसेल्फ, कुछ नहीं है, बस डेफिनेशन को यूज करो, ठीक है, ठीक है ना, बस डेफिनेशन को यूज करो, प्रोसीड करते जाओ, यूनिकनेस होना चाहिए, ठीक है। नाउ तो वो तो हो गया, रिजल्ट, रिजल्ट क्या है भाई, W डायरेक्ट सम W नॉर्म इक्वल टू V, यहां से मैं बोल सकता हूं डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W नॉर्म इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, ठीक है। V जो वेक्टर स्पेस है, W का जो डायमेंशन होगा, W नॉर्म मतलब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का जो डायमेंशन होगा, दोनों का सम इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V होगा। अब इसको भी बहुत डिफरेंट वे से कनेक्ट कर सकते हैं भाई, बताओ डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन V हम लोग क्या लिखते थे, डायमेंशन ऑफ, अच्छा U यूनियन V, U प्लस V लिख दो, ठीक है ना, कैसे लिखते थे, डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन V, ऐसे ही लिखते थे ना। यहाँ पे भाई बताओ W इंटरसेक्शन W नॉर्म 0 है, इसका मतलब क्या है, W एंड W नॉर्म आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये टर्म क्या होगा भाई, सीधे 0 चला जाएगा। और ये जो प्लस है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन 0 है, बाय डायरेक्ट सम का डेफिनेशन इनको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, डायरेक्ट प्रोडक्ट ही तो हो गया ना भाई, हो गया ना, तो डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W नॉर्म। अब ये बोलो क्यों भाई, मतलब इनको प्रूव करने के लिए 2 पेज का करना है, अभी हम लोग सेमिस्टर एग्जाम थोड़ी ना दे रहा है, आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लॉजिकली सोच लेते हैं कि यहां से इसका अप्रोच हो जाएगा, फॉर्मली नहीं लिख रहा है यहाँ पे, बट इसका अप्रोच तो हो जाएगा ना, समझ में आया, क्लियर। तो डायरेक्ट सम के लिए ये एक दूसरा रिजल्ट हो गया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब रिजल्ट आप बोलोगे क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में बोल दिए हैं, और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है उनके बारे में बोल दिए हैं, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज ऑर्थोनॉर्मल, देखो ऑर्थोगोनल क्या था, ऑर्थोगोनल क्या था ना, ए वेक्टर U in V is said to be, मतलब फिर से लिख रहा हूं भाई, कुछ नहीं है, said to be orthogonal to V in V if U, V इक्वल टू 0, यही था ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन। ऑर्थोनॉर्मल में क्या हो जाएगा, एक तो भाई U, देखो U को V के साथ ऑर्थोनॉर्मल कब बोलोगे, फर्स्ट पॉइंट क्या है, U एंड V का इनर प्रोडक्ट तो 0 होना चाहिए, V था ना भाई, मतलब दिखने में U लग रहा है, ठीक है, ये तो होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, U नॉर्म इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है, U नॉर्म इक्वल टू 1 होना चाहिए। भाई आप बोलोगे इन दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल, भाई V नॉर्म भी 1 होना चाहिए, मतलब जो वेक्टर्स है उनका नॉर्म 1 होना चाहिए और उनका इनर प्रोडक्ट भी 0 होना चाहिए, देन आप बोलोगे उनको ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल में क्या,
ये पार्ट क्या आ गया, एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया। ओके ना, एक्स्ट्रा इंक्लूडेड टर्म बस दिस वन, कि उनका नॉर्म वन होना चाहिए, ठीक है। ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल का हम लोग फॉर्मल डेफिनेशन तो देख लिए भाई। अभी आपको बोलेंगे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, आप बोल सकते हो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, एक न्यू टर्म आया, आप बताओ जो हो क्या बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या है भाई, समझ में आ रहा है ना। ये क्या है बेसिकली, इसको मैं ऐसे इक्विवेलेंटली लिख सकता हूं, ऑर्थो नॉर्मल, बस सोचने के लिए, पता नहीं ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, ऑर्थो नॉर्मल प्लस बेसिस हम लोग लिख सकते हैं। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बोल दिया हूं, उसको हम लोग ऐसे बंगाली में इसको बोलते हैं संधि विच्छेद, पता नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरा हिंदी एकदम ही बेकार है, इंग्लिश और बेकार है, तो पता नहीं क्या करने वाला, बट आपको समझ में तो आएगा। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मीन्स ऑर्थोनॉर्मल प्लस बेसिस, ठीक है। ऑर्थोनॉर्मल होने के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन सेकेंड कंडीशन ऊपर में लिखा हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है ना, u कोमा v इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है नॉर्म इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये हो गया ऑर्थोनॉर्मल। भाई ये जब ऑर्थोनॉर्मल बन जाएगा ना, ये ऑर्थोनॉर्मल हो गया ना, तुरंत जाके बोल दोगे ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जस्ट चेक स्पैन और जेनरेट कर रहा है कि नहीं, जेनरेटेड और नॉट। मैं बोल रहा हूं जब जब आप चेक कर लोगे ये ऑर्थोनॉर्मल, देखो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का मतलब इनको ऑर्थोनॉर्मल तो होना ही है, ठीक है। जब ऑर्थोनॉर्मल बन जाएगा, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, आप बोलोगे क्यों मान लेंगे, मानने का कोई जरूरत नहीं है, आप खुद से करके देखो, रियलाइज हो जाएगा। आर्बिटरीली लो, कोई नहीं, आर्बिटरीली दो वेक्टर का लो, ऑर्थोनॉर्मल बना के देखो, वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा ही होगा। बस आप चेक करो ना, दैट जो सेट का मतलब सेट जो ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स है, वो दैट वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा है और जेनरेट कर रहा है और नॉट। स्पैन और जेनरेट सेम टर्म है, कर रहा है कि नहीं, नहीं कर रहा है तो आप बोल दोगे उनको इट इज नॉट बेसिस। बेसिस नहीं है तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस नहीं होने वाला, क्योंकि ऑर्थोगोनल तो था ही, बेसिस ही नहीं है। जब स्पैन कर जाएगा तब जाके बोल दोगे इट इज बेसिस, एंड मोस्टली मतलब और मोर उससे भी ज्यादा क्या है, एंड ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल था, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, स्पैन कर गया तो बेसिस भी हो गया। तो ऑर्थोनॉर्मल एंड बेसिस, इसका मतलब ही ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ये मेरा अप्रोच था, आपको जैसे सीधे समझ में आए इजीली, इसीलिए मैं ऐसा डेफिनेशन बोला हूं, ओके ठीक है। ये हो गया आपका ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इनर प्रोडक्ट से आप करोगे ना, इनर प्रोडक्ट मीन डॉट प्रोडक्ट ही मैक्सिमम मान के चलो, बाकी नोट करो। नोट नोट मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट क्या है भाई, देखो आपको इनर प्रोडक्ट चेक करने के लिए देंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, उनमें गिवन क्वेश्चन, गिवन क्या होगा, डिफाइन होगा, मतलब जो इनर प्रोडक्ट वो बोल रहा है वो डिफाइन करके दे रहा है आपको, चेक करो, चेक इट, ये इनर प्रोडक्ट है कि नहीं प्लीज चेक करो। एग्जाम में देंगे आपको चेक करने के लिए, आया था, मैं जिस बार जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई किया था उसी ईयर में आया था, चारों ऑप्शन दिए है कौन सा इनर प्रोडक्ट है, चेक करने के लिए स्मार्टली चेक करना है। वहां पे वो चारों प्रॉपर्टीज का खेल है, आप लॉजिकली सोचना पड़ेगा। देखो फिर से बोल रहा हूँ, सॉल्विंग अलग होता है और डेफिनेशन उनको पढ़ाना कुछ अलग होता है। डेफिनेशन तो दिख रहा है ये प्रॉपर्टी सोल्व होना है, और सॉल्विंग का मतलब उसको अप्लाई करना है, जैसे बोलते हैं थ्योरिटिकली और प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली करना एक आर्ट होता है, वो जिन लोगों का आता है उन्हीं को आता है। मैं बहुत सारे प्रोफेसर्स को देखा हूँ, वो लोग बहुत नॉलेज है उनके पास, वो लोग थ्योरी तो आके बोल देते हैं, उनको क्वेश्चन सॉल्व करने दो जो
जैसे कोई एग्जाम में आया है, उनका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि वो उनका वो स्किल नहीं था। वो लेजेंड है, उनके पास बहुत नॉलेज है बट सॉल्विंग स्किल नहीं है। बट बहुत सारे प्रोफेसर्स भी मेरा कॉलेज में ही है, उनका अभी भी सॉल्विंग स्किल जैसे हम लोग जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट से भी ऊपर लेवल का है। दैट इज प्योर टैलेंट। मैथ्स मीन मेनली सॉल्विंग, सॉल्विंग फिर भी होना ही चाहिए। सॉल्विंग नहीं है तो आपको लगेगा मजा नहीं आएगा। आप ऑलवेज लेक्चरर बन के भी क्या करोगे, लाइफ बोर हो जाएगा। आई थिंक मेरा तो ऐसा लगता है। तो ठीक है, तो एक बोल दिया हूं, डिफाइन कर दिया जाएगा, उसको इनर प्रोडक्ट चेक करो। दूसरा क्या है, दूसरा मैं क्या बोलने गया बोले तो पता नहीं, बट हाँ दूसरा क्या है, वो तो इनर प्रोडक्ट आपको चेक करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको जो ट्रिवियल, अच्छा सॉरी, नॉन ट्रिवियल इनर प्रोडक्ट मैं बोल रहा हूं, जो वो इनर प्रोडक्ट है, बट जैसे हम लोग स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट क्या बोलते थे, एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट मीन्स एक्स और वाई। मैट्रिक्स फॉर्म में होगा तो एक्स ट्रांसपोज वाई कर लो और एक्स वाई ट्रांसपोज कर लो, ये है आपका स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। ये आपको नहीं देंगे, आपको पता करना है कि ये आर एन में ऐसे ही होता है, ओके। बट जो नॉन ट्रिवियल इनर प्रोडक्ट है, मतलब जो इन जनरल उनके बारे में पता नहीं, जैसे कुछ बोल दिया, ऐसा एक सबस्पेस पॉलिनोमियल का कोई सबस्पेस है, उनके लिए इनर प्रोडक्ट हमें थोड़ी ना पता है, तो वो ऑलरेडी गिवन होगा। कोई एक्स्ट्रा कुछ इनर प्रोडक्ट है, उनको डिफाइन करना है, तो ऑलरेडी गिवन होगा, आपको बस उसको अप्लाई करना है। तो टेंशन लेने का नहीं है कि बहुत सारे टाइप का इनर प्रोडक्ट का फॉर्म याद कर लो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वो दिया रहेगा, जो जनरल है उसको आपको याद रखना है, बाकी आपको दिया जाएगा। अभी बोलो मैं कुछ छोटा मोटा लिख रहा हूं जो हाँ ऑलमोस्ट यूजलेस ही है। नोट, यू एक वेक्टर है, भी है, भाई लेट यू भी दोनों वेक्टर है भी का। नाउ इफ थीटा बी एंगल बिटवीन देम, भाई वेक्टर है, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, उनके बीच में एंगल होगा कि नहीं, एंगल बिटवीन देम, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल है। देन cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ u कोमा वी बाई, सॉरी इसको अच्छे से लिखते हैं, u कोमा वी बाई यू नॉम और v नॉम। अभी बोलो आपको पता था डॉट प्रोडक्ट में क्या करते थे, u डॉट वी बाई यू मॉड v मॉड, ऐसे ही करते थे ना भाई। डॉट प्रोडक्ट में जो मॉड होता था यहाँ पे नॉर्म हो गया, भाई वही है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था, यहाँ पे इनर प्रोडक्ट आ गया, दोनों को लिंक करोगे ना, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ना, ऑलमोस्ट मीन सेम ही मीनिंग है। तो थीटा अभी फाइंड कर लोगे, cos इनवर्स u कोमा v बाय यू नॉम v नॉम। अच्छा भाई ये तो डाउट नहीं है ना, अच्छा वो तो डेफिनेशन में बोल दिया था, ठीक है ना। यू नॉम क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। जब यू नॉम जीरो होगा तब यू खुद ही जीरो है, ठीक है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल, प्रूव कर दिया था, ठीक है ना। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए इनर प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, कोई जरूरत नहीं है, जिंदगी में नहीं आएगा क्वेश्चन में, बट हाँ कनेक्ट करने के लिए तो सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन के लिए तो हम लोग ऑलवेज नहीं करते। देखो मैं ऑर्थोगोनल सेट के लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अच्छा हाँ समझ आ गया, हाँ इसको बोलते हैं क्रोनिकल डेल्टा। हम लोग क्रोनिकल डेल्टा नोटेशन के बारे में देख लेंगे, कुछ नहीं है, ठीक है। क्रोनिकल डेल्टा, क्रोनिकल डेल्टा होता क्या है, हम लोग ऑर्थोनॉर्मल सेट का ऑलरेडी डेफिनेशन दे चुके हैं, उनको क्रोनिकल डेल्टा से मतलब क्या बोलते हैं एडजस्ट करेंगे। क्रोनिकल डेल्टा का मीनिंग क्या है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना। सी देखो मैं हेडिंग देता हूं ऑर्थोनॉर्मल सेट, ऑर्थोनॉर्मल सेट, मैं मान लेता हूं दिस वन मेरा ऑर्थोनॉर्मल सेट, ये मेरा ऑर्थोनॉर्मल सेट, ठीक है ना।
अच्छा लिखते हैं, ठीक। द सेट इज said to be orthonormal if क्या है भाई, if क्या है, it is orthogonal। set and अच्छा such that लिख देते हैं, ठीक है। such that क्या है ना, ui uj इक्वल टू क्रोनिकल डेल्टा, आई जे लिख रहा हूं, इनको क्या बोलते हैं, क्रोनिकल डेल्टा, ठीक है ना, क्रोनिकल डेल्टा, ठीक है। अच्छा नहीं लिख रहा हूं, बोल दिया तो ना, ठीक है ना, क्रोनिकल डेल्टा बोलते हैं। ये क्या है ना, जीरो होगा जब आई नॉट इक्वल टू जे, भाई ऑर्थोगोनल तो होना ही चाहिए। जब वन होगा आई इक्वल टू जे, देखो कितना अच्छा है, कुछ नहीं था। ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन जानते हो, ऑर्थोनॉर्मल का डेफिनेशन जानते हो, दोनों को कॉम्बाइन कर दिया। और इसको मैं नहीं लिखता, क्यों लिखा हूं, इन नोटेशन के लिए। क्रोनिकल डेल्टा ऐसे ही दिखते हैं, क्रोनिकल डेल्टा को अलग से लिख देता हूं, क्रोनिकल डेल्टा। अच्छा डिफाइन, क्रोनिकल डेल्टा को ऐसे ही डिफाइन किया जाता है। ये क्या है, जीरो होगा जब आई नॉट इक्वल टू जे, एंड क्या होगा, वन होगा जब आई इक्वल टू जे। तो ये क्रोनिकल डेल्टा का डेफिनेशन है, और इनको इनर प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया, ऑर्थोनॉर्मल सेट का डेफिनेशन बन गया यूजिंग ऑर्थोगोनल सेट। समझ में आया, क्लियर ना, यही था और कुछ नहीं था, ठीक है, इतना। नाउ नाउ मैं फिर से कहा जा रहा हूं, अच्छे से सोचो, ये ऑर्थोनॉर्मल सेट हो गया, ओके। नाउ मैं फिर से कहा जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलिटी के बारे में डिस्कस करने। देखो ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, अच्छा इसको मैं ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शायद वो क्या बोलते हैं, कुछ पीआईक्यूज, हाँ लेक्चर अपलोड किया था, उधर जाके मैं वो ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन के बारे में बोल, यस नहीं, मैं क्यूआर डिकम्पोजिशन के बारे में बोला था, उधर भी ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन को बोल दिया था। उस लेक्चर में जाके भी देख सकते हो, बट यहाँ पे भी मैं इनके बारे में बोल देता हूं, ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, ओके। ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस ये है क्या भाई, देखो लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। अभी हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस ही बोलेंगे, क्योंकि वेक्टर स्पेस था, इनर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी सोल्व कर गया, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस, ओके, इनर प्रोडक्ट स्पेस। एंड एस क्या है हमारे पास, u1 u2 डॉट डॉट करके un, ठीक है। ए लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ v, ठीक है, ठीक है ना। डिफाइन एस वन, ठीक है, v1 v2 डॉट डॉट करके vn। क्या डिफाइन कर रहा हूं, कुछ नहीं डिफाइन कर रहा हूं भाई, ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है। एस क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब वेक्टर्स का सेट है ना, उनको हम लोग ऑर्थोगोनल बनाएंगे। तो ये जो S1 मान लिया हूं, इनको ही हम लोग ऑर्थोगोनल बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, व्हेयर v1 इक्वल टू u1, मतलब ये जो ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस ये आपको बोल रहा है, v1 को u1 मान लो, v2 क्या है, u2 माइनस u2 का v1 के ऊपर प्रोजेक्शन, ठीक है ना। क्या होगा ना, u2 कोमा v1 बाई v1 कोमा v1 इंटू v1। तो v
3 क्या होगा, V3 बोल रहा है U3 माइनस U3 का V1 के ऊपर प्रोजेक्शन, U3 का V2 के ऊपर प्रोजेक्शन, दोनों का साम को माइनस करना है। तो V1 बाई V1 कोमा V1 V1 माइनस U3 कोमा V2 बाई V2 कोमा V2 V2। ठीक है, तो इनको हम लोग इन जनरल कैसे लिख सकते हैं भाई, हम लोग अभी बहुत बड़ा हो गया ये, तो इनको हम लोग साम फॉर्म में लिख सकते हैं ना। इसको कैसे लिखेंगे, वी के इक्वल टू यू के माइनस समेशम जे इक्वल टू 1 टू के माइनस 1, सॉरी हाँ ठीक है, चलो के लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना। क्या होगा ना, यू के कोमा भी जे बाई भीजे 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 फॉर के इक्वल टू क्या है भाई, के इक्वल टू 3 तक बोल दिया हूं भाई, कर सकते हो। अच्छा ठीक है, चलो के का वैल्यू 2 3 डॉट डॉट करके इन तक सबके लिए ही होगा। V2 ऑलरेडी कर दिया हूं, V3 कर दिया हूं, उसको इन जनरल लिख लो, ठीक है ना। इन जनरल इसको कहलाते हैं ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, वो तो S1 को डिफाइन किया था जो ये प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, देन S1 इज एन ऑर्थो नॉर्म, सॉरी भाई, ऑर्थोनॉर्मल का कोई ऑर्थोनॉर्मल ऑर्थोगोनल में कुछ पार्ट डिफरेंस है ही नहीं, बस ऑर्थोनॉर्मल होना है तो उन वेक्टर्स का नॉर्म 1 होना चाहिए ना। तो ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, ऑब्वियसली हम लोग नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए ही बात कर रहे हैं, जीरो हो गया तो डिस्टिंग नहीं होगा ना वेक्टर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है ना। एंड इंपॉर्टेंट ये है कि स्पैन ऑफ एस जो होगा स्पैन ऑफ S1 होगा भाई, क्यों होगा, एस क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, एस लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का सेट है तो इन दोनों को स्पैन करना ही है ना। और ये S1 क्यों नॉन जीरो होगा भाई, एस जो है ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है, इसके अंदर तो जीरो वेक्टर नॉट अलाउड ना, जीरो वेक्टर होगा तो डिपेंडेंट बन जाएगा, जीरो वेक्टर इज नॉट अलाउड है। देखो कितना अच्छे से सब कुछ कनेक्ट हो रहा है, कितना अच्छे से सब कुछ कनेक्ट हो रहा है, अच्छे से नोटिस करो, बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो मैं अभी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कर रहा हूं, दैट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करूंगा। और आज की मतलब ये लेक्चर इतना ही रहने देते हैं, और कुछ बोलना है नेक्स्ट लेक्चर में बोलेंगे, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट से बहुत कुछ होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा बुक में लिखा है मेरे को पता नहीं, कोई पूछना भी मत, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं ऐसा ही है, मतलब फॉर्मल वे में नहीं लिख रहा हूं, बट कॉन्सेप्ट को समझो। देखो वी बी ए वेक्टर स्पेस, लेट आर द फील्ड। देखो नेक्स्ट दिन में मैं वो क्या बोलते हैं ऑपरेटर के बारे में बोलेंगे ना, यूनिटरी ऑपरेटर जो होता है, एडजॉइंट ऑपरेटर होता है, ये सब बोलेंगे, ठीक है। अभी मैं बोलता हूँ, आप बोलोगे ये सब छोड़ गया, नहीं छोड़ेंगे, वो होगा, ठीक है। अभी मेन कॉन्सेप्ट भी देखो, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, अच्छे से देखो, वी भी वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। नाउ डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, स्पैन ऑफ सम वेक्टर्स, ठीक है ना, जैसे V1 V2 डॉट डॉट करके Vn का स्पैन है, ठीक है ना। इज ए सबस्पेस, ठीक है, सबस्पेस ऑफ Vf, ठीक है ना। देन फाइंड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन
ऑफ कोई एक है v एलिमेंट है स्मॉल v ऑन w। देखो ये कॉन्सेप्ट का क्या है। ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फाइंड शॉर्टेज डिस्टेंस ना डिस्टेंस बिटवीन जो v एंड w। ये जो v वेक्टर है ना ये क्या है, ये बेसिकली v का एक वेक्टर है, समझ में आया। इन w हम लोग बोल रहे हैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन फाइंड करो एंड डिस्टेंस फाइंड करो। ये सब है क्या अभी देखते हैं। अब बताओ v एक वेक्टर स्पेस है, ये तो v है मेरा, ठीक है। यहां पे मेरा w है, ठीक है, ये मेरा w है, क्लियर। w स्पैन कर रहा है ये सब वेक्टर से। नाउ v का कोई एक वेक्टर इन जनरल वो w से बाहर ही है, मान लो ना भाई, तो v बाहर है। अभी बताओ क्या बोला है, इनका प्रोजेक्शन फाइंड करोगे w के ऊपर। तो कौन सा प्रोजेक्शन, मतलब क्या बोलता है, कौन सा प्रोजेक्शन, ये v वेक्टर है, कौन सा प्रोजेक्शन बेस्ड होता है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, वो फाइंड करना इजी है। नाउ डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है v कोमा w का, वो क्या होगा भाई, v माइनस w नॉर्म। करोगे कैसे, पहले ये क्या है, इन दोनों का नॉर्म फाइंड करोगे। भाई w क्या है, w तो उनका स्पैन है, तो ये इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, v माइनस प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन w। नोटेशन का मीनिंग भी समझ में आ गया। v का प्रोजेक्शन ले रहे हैं w के ऊपर, w क्या है, सबस्पेस है, वो स्पैन कर रहा है कुछ वेक्टर से। ये है फॉर्मल आइडिया। अभी देखते हैं क्या बनाओगे भाई। क्या करना है आपको ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेना है। तो क्या करना है, w इक्वल टू स्पैन ऑफ u1 u2 डॉट डॉट करके un। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये है ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स corresponding to द सेट। कौन सा सेट भाई, वही v1 v2 डॉट डॉट करके vn था। कैसे बनाया भाई, यूजिंग ग्राहम स्मिथ। ग्राहम स्मिथ मेथड यूज करके ये बना लिए है। तो फाइनली मेरा ये आ गया, w तो उनको स्पैन कर रहा है और वो क्या है, ऑर्थोगोनल है। और ऑर्थोगोनल है तो हमें पता है सिंस u1 u2 सॉरी यार, सिंस u1 u2 डॉट डॉट करके un ये क्या है, ऑर्थोगोनल, सो इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो फाइनली हमें मिल गया w इक्वल टू स्पैन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का सेट। हमें क्या फाइंड करना है, प्रोजेक्शन फाइंड करना है, किसका, v वेक्टर का, किसके ऊपर, w। ये क्या है, ये बेसिकली ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ही है, ठीक है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है ना, v कोमा u1 बाई u1 कोमा u1 इंटू u1 प्लस v कोमा u2 बाई u2 कोमा u2 प्लस v कोमा un बाई un कोमा un। समझ में आया। तो क्या है, v का u1 के ऊपर प्रोजेक्शन वेक्टर प्लस v का u2 के ऊपर प्रोजेक्शन वेक्टर प्लस v का un के ऊपर प्रोजेक्शन वेक्टर, मीन डॉट डॉट करके, ठीक है ना। इनको हम लोग समेशन फॉर्म में, अच्छा ये वन था, इसको हम लोग समेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, i इक्वल टू 1 to n v कोमा ui बाई ui कोमा ui ऐसे लिख सकते हैं।
ये हो गया आपका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन वेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ V ओवर W, उनका फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। उनका फॉर्मूला ये हो गया। नाउ अभी बताओ, अभी अब बताओ क्या था हमारे पास, क्या था, ये था V, यहां पे कोई था, सॉरी, अच्छा ठीक है छोड़ो, ये था मेरा V, ये था मेरा V, यहाँ पे कोई थे W, एकदम सर्किल नहीं, मतलब कुछ भी है, V का सबस्पेस है वो, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा V था, उनका हम लोग ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन तो ले लिया। अभी बताओ डिस्टेंस बिटवीन क्या है, V कोमा W सबस्पेस का, ये क्या होगा फिर, ना V है और प्रोजेक्शन लिए हो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन किसका, V का W के ऊपर, उन दोनों में से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वही मेरा डिस्टेंस है, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ V फ्रॉम सबस्पेस W। समझ रहे हो, आप बोलोगे ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कोई बुक में भी शायद लिखा नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ इन जनरल जो नोट में नहीं लिखा होगा, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया होगा। मैं बोलूंगा ये कॉन्सेप्ट के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनते हैं नॉट इवन इन, ये क्या बोलते हैं, CSIR नेट गेट में भी बनते हैं, TIFR में भी बनते हैं, NBHM में भी बनते हैं, एंड मोस्ट ऑफ ऑल CSIR में तो बनता ही है। गेट में मैं बोलूंगा ये कभी कभी ये कॉन्सेप्ट को फंक्शनल एनालिसिस में ही आ जाते हैं, फंक्शनल एनालिसिस। भाई फंक्शनल एनालिसिस है क्या, ये क्या है, लीनियर अलजेब्रा से ही तो आया है, सॉरी मतलब ऐसे मत बोलो, मतलब ऐसे सोचो कि लीनियर अलजेब्रा से आई है, मतलब मैं बोल रहा हूँ लीनियर अलजेब्रा का ही तो एक्सटेंशन है फंक्शनल एनालिसिस। लीनियर अलजेब्रा जिनको अच्छे से आता है वो फंक्शनल एनालिसिस में प्रोसीड कर सकते हैं। बात ये है यहाँ पे हिल्बर्ट स्पेस आ जाते हैं, बैनर्ड स्पेस आ जाते हैं, ये सब स्पेस के बारे में आप जान लोगे, LP स्पेस आ जाते हैं, LP स्पेस आते हैं, स्मॉल LP कैपिटल LP ये सब आते हैं, इनके बारे में आप नेचर को पता कर लोगे तो देन लीनियर अलजेब्रा की एक्सटेंशन है फंक्शनल एनालिसिस। तो गेट में इसको फंक्शनल एनालिसिस नाम देके पूछा जाता है, क्यों, वो बोल देते हैं हिल्बर्ट स्पेस के ऊपर है, बट कॉन्सेप्ट ये सेम टू सेम है, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये मुझे लगा था ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था तो इसलिए इसको डिस्कस कर दिया हूं, ठीक है ना। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा, और उसके बाद हम लोग जब PIQ का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे उस टाइम देखेंगे कि कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रहा है, कौन सा नया नया कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, उसको हम लोग उसी टाइम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है ना। अभी तो ये जो प्लेलिस्ट है इनको देखते जाइएगा, इसके ऊपर मोर मैक्सिमम क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाएगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। थैंक यू।